गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का सामान्य परिचय, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीशोषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, ऑक्सीशोषण के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। तो देखो, एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन, टी से हो जाएगा ट्राई और पी से हो जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो एटीपी के रूप में क्या होगी? संचित होगी। देखो, जब कोशिका में क्या होगा, कोशिका में जैविक क्रियाएं होती है, श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, जैविक क्रियाएं होती हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता। तो देखो, ऑक्सीशोषण के दौरान जो ऊर्जा निकलेगी वो एटीपी के रूप में संचित होती है, और एटीपी का पूरा नाम मैंने आपने बता दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब कोशिका में जैविक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन होगा, पोषण होगा, उत्सर्जन होगा, तो उन जैविक क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में क्या होती है? संचित। तो ये एटीपी टूट जाएगी, किसके रूप में टूटेगी? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनके रूप में टूट जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। जब एक एटीपी का अणु टूटेगा तो हमें 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी? प्राप्त होगी। ये याद रखने योग्य बात है। जब एक एटीपी का अणु ब्रेक होता है तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? हमें ऊर्जा प्राप्त होगी 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। तो इसमें 100 प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे ही दो कोशिकांग हैं जिनमें अपने स्वयं का क्या पाया जाता है? डीएनए। एक तो बताया था मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा बताया था? हरित लाभ। ये दोनों अर्ध स्वायत्त अंग कहलाते हैं, क्योंकि अपने समान ये नए अंगों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, यदि अपन इसमें पॉइंट देखें तो तीसरा हो जाएगा प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रकाशीय, या क्या अपन लिख सकते हैं? प्रकाश श्वसन लिखो। प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाला प्रमुख
कोशिकांग है। तीसरा इसका ये कार्य होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेने वाला क्या है, सबसे प्रमुख कोशिकांग है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन। तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन। तीसरा कार्य, चौथा कार्य है ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन। देखो ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया ऑक्सीसोम में होती है। और मैंने आपको बताया था ये जो ऑक्सीसोम है इसको आप प्रारंभिक कण भी कह सकते हैं या फिर F1 पार्टिकल्स या F1 कण भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीसोम में होती है और ऑक्सीसोम को आप प्रारंभिक कण भी कह सकते हैं, F1 कण भी कहते हैं। ये जो ऑक्सीसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीसोम होगा ये कहां पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर क्या होगा, पाया जाता है। देखो इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया में NADPH2 NADPH2 इन सभी का क्या होगा, इन सभी का होगा ऑक्सीकरण। और जब इनसे ऑक्सीकरण होगा तो इनसे निर्माण किसका होगा, इनसे निर्माण होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो NADPH2 NADP FADH2 आदि का ऑक्सीकरण होकर किसका निर्माण होता है, ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। एक पॉइंट और देखें, पांचवा जो पॉइंट है वो है क्रेब्स चक्कर। देखो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या किसे कहेंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का कितना अणु, एक अणु से यदि पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल के कितने अणु, दो अणु। ठीक है, यदि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणुओं का निर्माण हो जाए, दो अणुओं का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को शॉर्ट में अपन ENP मार्ग भी कहते हैं। एंडन, मेयर और पार्नस वैज्ञानिकों के नाम है ये। ठीक है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस बोल दो या फिर ENP मार्ग बोल दो, किसे कहेंगे, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के यदि दो अणुओं का निर्माण हो जाता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस, जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में होता है। और जिनका जो ऑक्सीकरण की बात करें तो जो ऑक्सीकरण होगा वो एक चक्रीय पथ के रूप में, और पथ के रूप में इसमें मैट्रिक्स, चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में होगा, जिसमें क्या पाए जाएंगे, जिसमें पाए जाएंगे श्वसनीय एंजाइम। क्या पाए जाएंगे, श्वसनीय एंजाइम। तो ये जो कार्य हो गए, ये कार्य किसके हो गए,
ये कार्य हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा जो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है लवक। और लवक को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? लवक को अपन कहेंगे क्या? प्लास्टिड कहेंगे। तो लवक की जो खोज है, तो अपन पहला पॉइंट देखते हैं। लवक की जो खोज है वो हेकल ने कब की? 1865 में की। ठीक है, लवक या प्लास्टिड की जो खोज है वो किसने की? हेकल ने की। कब की? 1865 में की। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला कोशिकांग लवक कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी थी सिम्फर ने। और कब दी थी? 1885 में दी थी। ठीक है, तो क्या दी? 1885 में। तो लवक की जो खोज है लवक की खोज किसने की थी? प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हेगल ने की थी। उसके बाद में जो अगला वैज्ञानिक आता है वो अगला वैज्ञानिक कौन है? सिम्पर ने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कोशिकांग भाग लेता है उससे अपन क्या कहते हैं? लवक। और ये किसने कहा? ये कहा सिम्पर ने कहा। अगला पॉइंट, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, तो मैंने बताया था लवक पढ़ेंगे तो आप हरित लवक पढ़ेंगे तो हरित लवक कैसे? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अगला हमारा जो पॉइंट आएगा वो आता है रंग के आधार पर लवक के प्रकार। देखो 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार कौन कौन सा होगा? वर्णी लवक और तीसरा हो जाएगा हरित लवक। ये 3 प्रकार हो गए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है अवर्णी लवक। देखो नाम से पता चल रहा है अवर्णी लवक है, यानी कि ये जो लवक होगा ये कलरलेस होगा, यानी कि इस प्रकार कैसा होगा? ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। अवर्णी जो लवक होगा वो कैसा होगा? रंगीन होगा। और इस अवर्णी लवक में इसमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। ठीक है, अवर्णी जो लवक होता है वो कैसा होगा? रंगीन होगा। और इसमें विभिन्न पदार्थों का क्या होगा? संश्लेषण होगा। और इस अवर्णी लवक का जो प्रमुख कार्य है वो है भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, तो अवर्णी लवक रंगीन होगा, इसमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है भोजन का क्या करना? संग्रहण करना। जैसे अपन बात करें स्टार्च संग्रहित करने वाले, जैसे अपन बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च संग्रहित करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? एमिलोप्लास्ट। ठीक है,
अगर अपन बात करें वसा संग्रहित करने वाले पदार्थ इलियोप्लास्ट। अगली बात करें प्रोटीन संग्रहित करने वाले पदार्थ प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, स्टार्च का संग्रहित करने वाले पदार्थ कहलाएंगे एमिलोप्लास्ट, वसा को संग्रहित करने वाले कहलाएंगे इलियोप्लास्ट, और प्रोटीन को संग्रहित करने वाले क्या कहलाएंगे प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं। ये जो लवक होंगे ये एवर्नी लवक कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे जड़ में, तनों में पाए जाएंगे, फलों में पाए जाएंगे, और किसमें पाए जाते हैं? बीजों के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो दूसरा आता है, ये दूसरा आता है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक में क्या होगा? पर्णहरित को छोड़कर, किसको छोड़कर? पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंग के, जैसे लाल रंग के कैरोटीन और पीले रंग के क्या? जैंथोफिल। ठीक है, वर्णी लवक में किसको छोड़कर? पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंग के, जैसे लाल नारंगी रंग के कैरोटीन और पीले रंग के जैंथोफिल पाए जाते हैं। वर्णी लवक में लैमिलिन नहीं पाई जाती, और जब इसमें लैमिलिन नहीं पाई जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी। ये जो वर्णी लवक है, ये वर्णी लवक किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाएगा किसमें? फलों के छिलकों में और पुष्पों की दलों की कोशिकाओं में, यानी कि पुष्प की जो पत्तियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? फलों के छिलकों में और पुष्पों की दलों में क्या पाए जाते हैं? वर्णी लवक पाए जाते हैं। टमाटर, गाजर, मिर्च, इनमें भी आप वर्णी लवक को देख सकते हैं। ये वर्णी लवक विभिन्न रंग के होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कीटों को, पक्षियों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ताकि इसमें परागण की क्रिया भी क्या हो जाती है? संभव। तीसरा पॉइंट है वर्णी लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया, और तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है हरित लवक। देखो हरित लवक कैसे रंग का होगा? हरे रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग का है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखो कुछ कोशिका में केवल एक हरित लवक पाया जाता है, जबकि अपन बात किसकी करें? यदि अपन बात करें विकसित पादपों की कोशिकाओं में, तो अगर अपन बात किसकी करें? विकसित पादपों की कोशिका, तो विकसित पादपों की कोशिका में 20 से लेकर 40 क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए। हरित लवक हरे रंग का होगा, प्रकाश संश्लेषण की इनमें क्रिया होगी। कुछ कोशिकाओं में एक हरित लवक पाया जाता है, जबकि जो विकसित पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं में कितने हरित लवक पाए जाते हैं? 20 से लेकर 40 हरित लवक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब इन हरित लवकों की आकृति देखें तो इनकी हरित लवक की आकृति सभी में अलग अलग होती है। इससे क्लेमाइडोमोनास, अगर क्लेमाइडोमोनास में हरित लवक की आकृति देखें तो इसमें होती है प्यालेनुमा। कैसी होती है? प्यालेनुमा होती है। अगर अपन बात करें किसकी? स्पाइरोगायरा की, किसकी बात करें? स्पाइरोगायरा की। स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा में जो कैसे होते हैं? सर्पिलाकार, या फिर अपन कह सकते हैं रिबन के समान। ठीक है, अगर अपन बात करें यूलोथ्रिक्स में, तो
तो यूरोथ्रिक्स में कैसे होंगे? मेखलाकार। और यदि अपन बात करें जिग्निया की, तो जिग्निया में हरिप्लव कैसे आकृति के होंगे? ताराकार आकृति के होते हैं। तो ये जो हरिप्लवक होते हैं इनकी आकृति सभी में अलग अलग होती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में पहले डोमा होते हैं, स्पायरोगायरा में सर्पिलाकार रिबन के समान होते हैं। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो मेखलाकार होते हैं, और यदि अपन स्पायरोगायरा की बात करें तो इसमें कैसे होते हैं? ताराकार आकृति के होते हैं। तो ये लवक के रंग के आधार पर प्रकार हो गए। कल अपन पढ़ेंगे हरिप्लवक की संरचना।